अगर आप जून 26 में बोथ ग्रुप्स देने जा रहे हैं CS प्रोफेशनल या CS एग्जीक्यूटिव के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं वो स्ट्रैटेजीज़ बताने वाला हूँ जो मैंने एग्जीक्यूटिव के टाइम पे और प्रोफेशनल के टाइम पे फॉलो की थी, और मैंने एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों में ही अपने बोथ ग्रुप्स को एक साथ क्लियर किया था विद एग्जम्पशंस। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको वो सारी बातें और वो सारी गलतियां आपको पता चलेंगी जो मैंने की थी और उसे कैसे ठीक किया था, क्या स्ट्रेटजीज़ फॉलो की थी जिसकी वजह से मुझे एग्जम्पशन आया बोथ ग्रुप में, और क्या ऐसी गलती थी जो मैंने की जिसकी वजह से मेरे 2 मार्क्स से मेरा AIR रह गया था एग्जीक्यूटिव लेवल पे। सबसे पहली बात, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड में कि आपको बोथ ग्रुप देना है, राइट। अगर आपको ये नहीं क्लैरिटी कि आपको बोथ ग्रुप देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो प्लीज़ आप सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट हो जाओ या फिर दिसंबर का वेट करो और बोथ ग्रुप दो। फर्स्ट थिंग, अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है बोथ ग्रुप के लिए, तो बिल्कुल भी ये माइंड में नहीं आना चाहिए कि मुझे सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप देना चाहिए। आपको बोथ ग्रुप ही देना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, तो प्लीज़ थिंक अबाउट दैट थिंग कि आपने अभी तक कितना सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया है, आपने कितने कॉन्सेप्ट्स या कितनी क्लासेस अभी तक कवर कर लिए हैं, क्या आपने मॉड्यूल पूरा कवर कर लिया है। अगर आंसर येस है तो प्लीज़ गो विद द बोथ ग्रुप्स। अगर आपने अभी तक मॉड्यूल ही कवर नहीं किया है पूरा टिल डेट, आज की बात हो रही है 6 मार्च, अगर हम बात कर रहे हैं आज की डेट तक, अगर आपने मॉड्यूल अच्छे से नहीं पढ़ा है हर सब्जेक्ट का, वो फॉर 7 सब्जेक्ट्स, तो प्लीज़ आप अभी तक बोथ ग्रुप के लिए जाने के लिए रेडी नहीं हुए हैं। एक टारगेट सेट करो। अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हैं, मॉड्यूल आपने कवर करना है, बहुत ज़रूरी है मॉड्यूल कवर करना। अगर आपने अभी तक मॉड्यूल नहीं कवर किया है तो टारगेट बना लो, 30 मार्च तक आपका मॉड्यूल अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। एक बार एटलीस्ट 1 टाइम रिवीजन हो जाना चाहिए, सारी क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग इज, आपको कम से कम 2 महीने तो चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन्स के लिए एंड टेस्ट सीरीज़ के लिए। टेस्ट सीरीज़ के लिए लास्ट मंथ आप पैक करके रखिएगा। जो सेकंड लास्ट मंथ है, मतलब कि अगर जून के बारे में बात करें तो मार्च का जो मंथ है उसमें आपको भर के राइटिंग प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा रिवीजन्स करनी है। एक स्ट्रक्चर्ड प्लान में आपको सारी बातें फॉलो करनी है, सारे के सारे जो टाइम टेबल है आपका बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, उसी टाइम को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी, और जिसकी वजह से एग्रीगेट पे इशू आ जाता है, राइट। हमारा एग्रीगेट नहीं बन पाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से रह जाते हैं, तो यही एक प्रॉब्लम होती है। हम मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन जो फ्लो ब्रेक कर देते हैं बीच में, उसकी वजह से हमारा एग्रीगेट पीछे रह जाता है। हमारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारा एग्रीगेट रह जाता है। प्लीज़ एग्रीगेट के लिए आज से ही काम करना स्टार्ट करो, तो ब्रेक मत करो पढ़ते हुए। और सबसे बड़ी जो एक मिस्टेक है जो बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, वो ये है कि 7 डेज़ तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, फिर नेक्स्ट 7 डेज़ तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सबसे बुरी स्ट्रेटजी है ये। अगर आप ऐसा करोगे तो 7 वीक्स तक आप 7 सब्जेक्ट्स को कवर तो कर लोगे, लेकिन जब 7 वीक्स आपके फिनिश होंगे, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स आपके जब फिनिश होंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आपने 2 बार रिवीजन तो कर लिया है हर सब्जेक्ट का, लेकिन जो फर्स्ट वीक में आपने पढ़ाई की थी, सपोज आप GIGL पढ़ रहे थे या फिर प्रोफेशनल में आप ESG सब्जेक्ट पढ़ रहे थे फर्स्ट वीक में, तो लास्ट वीक तक आते आते आप ESG या फिर GIGL जो पढ़ रहे थे, वो आपको ऐसा लगेगा कि हमने पढ़ा तो था लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी आपकी वो, कि आपका टाइम भी चला जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ नया नया लग रहा है, राइट। जब आप मॉड्यूल उठाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ नया नया है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, इवन आप सिंगल ग्रुप भी दे रहे हो, तो डेली बेसिस पे 3 सब्जेक्ट्स पढ़ो ही पढ़ो। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स तो पढ़ो। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो एटलीस्ट 4 to 5 सब्जेक्ट्स आपको डेली बेसिस पे प्लान करने हैं और अच्छे से एग्जीक्यूट करने हैं, ओके। ऐसा नहीं करना है कि पूरे दिन तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या फिर पूरे वीक तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी क्लासेस पेंडिंग है, प्लीज़ अपने बैकलॉग्स जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट कर लो। अदरवाइज़ प्रॉब्लम ये होगी, आप बैकलॉग कंप्लीट करते रह जाओगे, फिर रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा। और जब आप रिवीजन करने लगोगे तो आप फुल सिलेबस टेस्ट का टाइम नहीं बचेगा, और फुल सिलेबस टेस्ट अगर नहीं देकर जाओगे एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल भी अच्छे से कॉन्फिडेंस आपको नहीं बनेगा। वहाँ पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में। अगर आपको एग्ज़ाम को लेके कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आपको जो आता होगा कॉन्सेप्ट भी, आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर देते हो,
तो प्लीज़ ये चीज़ें मत करो, क्योंकि सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। आपके एग्ज़ाम तक जाने तक सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने तक आज आप स्टार्ट करोगे अच्छे से पढ़ना, तब जाके एग्ज़ाम में जाके आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो प्लीज़ ये गलतियाँ मत करो। एग्ज़ाम में मैंने गलती की थी, मैं उस गलती से सीखा, तभी मेरा जाके बहुत ग्रुप निकला है। तो प्लीज़ ये गलतियों से दूर रहो और स्मार्ट बनो। कुछ बच्चे ये गलती भी करते हैं कि अगर हम बहुत ग्रुप दे रहे हैं तो एक दिन हम ग्रुप 1 पढ़ते हैं, एक दिन हम ग्रुप 2 पढ़ते हैं। ऐसा भी मत करो, क्योंकि आपको बहुत ग्रुप के सब्जेक्ट्स सारे एक साथ ही पढ़ने हैं, सारे एक साथ एग्जाम में लिखने हैं, तो उसे मर्ज करके पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट बनता है, देखो बेसिकली जो मैं करता था वो ये करता था कि हमको सबको पता है कि सारे सब्जेक्ट्स में हमारा इंटरेस्ट नहीं बिल्डअप होता है, राइट। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लगते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल बोरिंग लगते हैं। तो इसका हमें मिक्सचर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका मिक्सचर नहीं बनाएंगे, एक दिन हम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और एक दिन हम बोरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो बोरिंग सब्जेक्ट जिस दिन पढ़ रहे हो उस दिन आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, अच्छे से नहीं पढ़ोगे, मन नहीं लगेगा। तो डोंट डू दैट, ओके। क्योंकि हमें बोरिंग सब्जेक्ट तो पढ़ने ही हैं इंपॉर्टेंटली। अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, एक नहीं पढ़ोगे, तो ऑब्वियसली आपके 40 मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये गलती भी नहीं करनी है। मल्टीपल रिवीजन्स कैसे प्लान करनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। मल्टीपल रिवीजन्स का मतलब कैसे है कि आप पूरा दिन अपना प्लान कर लो कि मॉर्निंग में 3 घंटे का सिटिंग इस सब्जेक्ट का लगाना है। टोटल आपके 4 to 5 सिटिंग्स होने चाहिए। 4 सिटिंग्स आपका 4 सिटिंग्स जो होंगे आपके सब्जेक्ट के होने चाहिए, और लास्ट जो सिटिंग है आपका सोने से पहले आपका प्रॉपर रिवीजन का रहना चाहिए, राइट। 1 घंटा सोने से पहले और 1 घंटा उठने के बाद दवाई की तरह लेना है, ठीक है, दवाई की तरह लेना है। एक बार सोने से पहले और एक बार उठने के बाद, नींद से उठने के बाद आपको रिवाइज करना ही करना है। क्या रिवाइज करना है? सपोज डे 1 है आज, डे 1 में आपने सुबह 3 घंटे का सिटिंग लगाया, ठीक है। ऐसे करते करते आपने 4 सिटिंग्स लगा ली, ओके, 3 आवर्स की, 12 आवर्स का आपने कंटेंट अच्छे से कवर कर लिया। अब सोने से पहले 1 घंटा आप उसे अच्छे से रिवाइज कर लो। 12 घंटे का कंटेंट आप 1 घंटे में बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, बहुत पक्का हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जैसे आप सुबह सोकर उठोगे तो 1 घंटा दोबारा निकालो, जो आपने डे 1 को सारा पढ़ाई की थी और रात को रिवाइज किया था, वो सुबह दोबारा रिवाइज करो। उससे क्या होगा, आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा एक ही दिन में। इज दैट क्लियर? बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है ये, मैं फॉलो करता था। सुबह उठकर जो आप पढ़ते हो ना, वो आप भूल ही नहीं सकते हो। आप एक बार ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके देखो, आप भूलने की कोशिश करोगे लेकिन भुला नहीं पाओगे। प्लीज़ इसे फॉलो करो। प्लस एक और स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो करता था वो ये था कि 6 डेज़ तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, जितना कंटेंट अच्छे से कवर करना है करो, लेकिन 7th डे को आप रिवीजन डे बनाओ, ठीक है। 6 डेज़ में आपने जितनी पढ़ाई की थी, 7th डे को आप सारा का सारा रिवाइज अच्छे से करो और उस दिन टेस्ट लिखो। मैं टेस्ट बहुत ज़्यादा देता था, आपको भी देने चाहिए, जिससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। बोथ ग्रुप देते हुए आपको 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फर्स्ट इज़ डिसिप्लिन एंड सेकंड इज़ कंसिस्टेंसी। ऑल्दो ये जब हम लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करते हैं तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बट स्टिल सिर्फ 3 महीने की बात है। बोथ ग्रुप एक साथ निकालना बहुत बड़ी बात होती है। आप अगर अपने रिज्यूमे में जब लिखते हो ना कि आपका बोथ ग्रुप एक ही अटेम्प्ट में निकला है, तो वो आपको डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट करते हैं, राइट। ये सब चीज़ें भी इंटरकनेक्टेड होती हैं। जब आप आज अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको इंटर्नशिप अच्छी मिलेगी, इंटर्नशिप अच्छी मिलेगी तो अच्छा काम सीखोगे, करेक्ट, और अच्छा काम सीखोगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी आगे, और अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छा पैकेज मिलेगा, करेक्ट। एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। तो प्लीज़ आज ही उस पैकेज के लिए आज ही आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ डिसिप्लिन एंड सेकेंड थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन रहो, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, टू डू लिस्ट बना रहे हो डेली बेसिस पे, आप प्लीज़ उसे अच्छे से फॉलो करो, डिसिप्लिन में रह के फॉलो करो, टाइमली फॉलो करो, और डेली फॉलो करोगे तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, ईजी नहीं है, कंसिस्टेंट रहोगे तो ईजी हो जाएगा। और देखो, बोथ ग्रुप पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा कंटेंट कैसे कवर करेंगे। ऑब्वियसली करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो AIR लेकर आते हैं, वो अपना कंटेंट बहुत अच्छे से कवर करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि रैंक आ रही है जिस पर्सन की, उसने सिलेक्टिव स्टडी किया होगा, इंपॉर्टेंट पढ़ा होगा। ऑल्दो अगर किसी की रैंक आ गई है और वो ये बोल रहा है कि मैंने सिलेक्टिव स्टडी की थी, तो डेफिनेटली वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। अगर वो
अगर वो यूट्यूब पे आके या फिर आपको पर्सनली भी रैंक होल्डर अगर ये कह देता है कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो। क्या पता उसके जिस अटेम्प्ट में उस पर्सन ने एग्ज़ाम्स लिखे थे, उस एग्ज़ाम में वो वाले टॉपिक्स ज़्यादा पूछे गए हों। ज़रूरी नहीं है कि आपके अटेम्प्ट में भी पूछे जाएँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखो, CS में कुछ भी इंपॉर्टेंट जैसा नहीं होता है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये कर लो और बाकी सब छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ ब्लॉक कर दो उस पर्सन को, ठीक है। अगर आप सिलेक्टिव पढ़ भी लोगे और पास हो भी जाओगे, तो जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे और जो अनइम्पोर्टेंट आप छोड़ कर आ गए हो उसे प्रैक्टिकली कैसे कंप्लाई करोगे? कंप्लायंसेस तो हमें देखने पड़ेंगे ना। बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी हमें सारे कंप्लायंसेस देखने पड़ेंगे, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अनइम्पोर्टेंट नहीं होता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। क्लियर? हमें सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी नहीं बनना है, हमें अच्छा कंपनी सेक्रेटरी बनना है। प्लीज़ इस बात को समझो। क्लियर? दैट्स इट फॉर टुडे। बोथ ग्रुप, अगर आप ये सारी स्ट्रेटजीज़ अच्छे से फॉलो करते हो, डेफिनेटली आपका बोथ ग्रुप एग्जाम्शन के साथ में निकलेगा। आपको कंसिस्टेंट रहना है, मॉड्यूल अच्छे से फॉलो करने हैं, टेस्ट सीरीज़ देना है, रिवीजन करना है, राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करना है। आगे आने वाली वीडियोस में हम राइटिंग प्रैक्टिस और बाकी सारे टॉपिक्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। आपके कुछ भी डाउट हैं, आप प्लीज़ अपने कमेंट हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अच्छे से पूछिए। मैं हर एक कमेंट का जनरसली रिप्लाई कर रहा हूँ, ओके। और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक कमेंट का अच्छे से रिप्लाई मैं कर पाऊँ। आपको क्या करना है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो बाकी स्टूडेंट्स को भी दिख सके। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिस पर्सन को इस वीडियो का नीड है। बोथ ग्रुप दे रहा है दिसंबर में या जून में, CS प्रोफेशनल में दे रहा है या CS एग्जीक्यूटिव में दे रहा है। आप इस वीडियो को अपनी स्टोरी में भी लगा सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ओके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिल सकें, ओके यारों। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। दिस इज़ साहिल अरोड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।